डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पटना राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के अवसर पर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश। महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूरजपुर में डीएमएफ फंड से स्थापित अरुणोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों से किया संवाद। कोचिंग की गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी ली। निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों को सशक्त करने की पहल। मुंबई में शानदार जीत के बाद शिवसेना पार्षदों से मिले एकनाथ शिंदे। मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल पहुंचकर उप मुख्यमंत्री शिंदे ने नवनिर्वाचित नगर सेवकों को बधाई दी। शिवसेना के सभी 29 नवनिर्वाचित नगर सेवकों से संवाद किया। रांची में एसआईटी ने मानव तस्कर के बड़े नेटवर्क का किया खुलासा। अलग अलग जगहों से 12 बच्चे की बरामदगी, वहीं गिरोह के 13 तस्कर गिरफ्तार किए गए। बिहार, उड़ीसा, बंगाल और यूपी तक फैला है नेटवर्क। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की खबरों से, जहां राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान पार्षद संजय सिंह के सरकारी आवास 22 स्ट्रैंड रोड पर महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। पटना में बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी मीडिया से मुखाबित हुए और कई ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। अनंत सिंह के वायरल वीडियो से लेकर जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत तक अशोक चौधरी ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। हाल ही में पूर्व विधायक अनंत सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे पुलिस कस्टडी के दौरान अस्पताल में सिगरेट पीते दिख रहे हैं। इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में वीडियो और फोटो तेजी से वायरल होते हैं। यह वीडियो कब का है, कहां का है और इसकी प्रामाणिकता क्या है, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बिना जांच के इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। वहीं जहानाबाद की नीट छात्रा गायत्री कुमारी की संदिग्ध मौत पर मचे सियासी घमासान और कांग्रेस के पुतला दहन पर मंत्री ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपना चेहरा चमकाने और राजनीति करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। नीतीश कुमार में अपराधियों को कभी बचाया नहीं जाता। इस मामले में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, लेकिन एसआईटी गठित है और अगले 2 से 3 दिनों में पूरा खुलासा हो जाएगा। जो भी दोषी होगा या जिस अधिकारी ने लापरवाही की होगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कब का होता है, कब चल जाता है सोशल मीडिया के जमाने में। ये तो और मान लीजिए कि जेल जाने के कहीं पर पी रहे होंगे, हम लोग को जानकारी नहीं है ना, हम लोग फोटो देखे हैं। सर, एक बच्ची की नीट की तैयारी कर रही थी, उसकी बच्ची की मौत हुई। देखिए उस पर नहीं, उस पर बहुत हाय तौबा मचाया जा रहा है। बहुत से विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से लोगों को बात को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से इस पर जांच कर रही है। हमारे सीनियर एसपी, हमारे आईजी, हमारी एसआईटी टीम पर भरोसा रखिए, सरकार पर भरोसा रखिए। बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर इसका उद्भेदन होगा। टीम जहानाबाद भी गई है, टीम यहाँ पर भी है। एसआईटी पूरी तरह से उनके सब चीजों को देख रहा है। सब सरकार बहुत जल्द पुलिस जो है वो आएगी और इस पर जवाब देगी। भाजपा के राज्यसभा सदस्य एवं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने शहर स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर मनरेगा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुआ है, लेकिन कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास के प्रति उदासीनता के कारण यह योजना अपने मूल उद्देश्य से भटक गई और पूरी तरह विफल साबित हुई। राज्यसभा सदस्य ने बताया कि हाल ही में देश के 55 जिलों में कराए गए सर्वे में करीब 3 अरब रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है।
मनरेगा के नाम पर मिट्टी कटाई और भराई जैसे कागजी काम दिखाकर फर्जी विकास प्रस्तुत किया गया, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं हुआ है, न ही काम हुआ है। मिश्रा ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह इस भारी भरकम भ्रष्टाचार पर कोई ठोस जवाब देने में विफल रहा है। मनन मिश्रा ने कहा कि मनरेगा की खामियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 में वीवीजी रामजी विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन गारंटी योजना लागू की है। इस नई योजना को उन्होंने गरीब श्रमिकों और किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना में बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी गई है और लाभ सीधे पात्र किसानों व श्रमिकों तक पहुंचेगा। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर हो रही आलोचनाओं पर उन्होंने कहा कि विरोधी दल जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि नई योजना पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त है। देश की प्रगति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रोजगार, आजीविका और समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि वीवीजी रामजी योजना आने वाले वर्षों में देश की विकास यात्रा को नई गति देगी। उन्होंने कहा 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा और विश्व गुरु बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेगा। प्रेस वार्ता के अंत में मनन मिश्रा ने लोगों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में ना आए और नई योजना को समझें, क्योंकि यह देश को तेज विकास की राह पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्य मौसम जो है बुआई और कटाई का, वो 60 दिन उसमें विराम रहेगा किसानों के लाभ के लिए। मजदूरों को भी कुछ प्राइवेट जॉब मिले, उसके लिए 60 दिन का विराम दिया गया है। जो गारंटी की सीमा थी पहले 100 दिन की, 100 दिन तक काम मिलेंगे, उसको 125 दिन बढ़ाकर कर दिया गया है। लेकिन ये जो 60 दिन उसमें माइनस हो रहा है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 125 दिन की गारंटी मिलेगी। दूसरी जो ये बात है, 15 दिनों तक अगर काम नहीं मिला तो मजदूर को मुआवजा देने का एक प्रावधान इस नए कानून के अनुरूप। बिहार के भागलपुर में गोलीबारी की घटना सामने आई है। बाइक सवार अपराधियों ने मुरारी यादव को गोली मार दी है। गोली लगने से मुरारी यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान के आधार पर छापेमारी कर रही है। जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। घटना के पीछे भूमि विवाद की बात सामने आ रही है। दिनांक ये 18/1/2026 को ये मधुसूदनपुर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ एक चाय की गुमटी के पास एक जो उमेश यादव है जो कि चाय पी रहे थे, तो उसी टाइम कुछ मतलब 3 लोग बाइक से आए और इन पर मतलब फायरिंग की और इनको पेट के नीचे मतलब कि गोली लगी है और इसमें अभी ये इलाजरत है और जो भी हमलावर है उनका पहचान किया जा रहा है और इसमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले जा रहे हैं और ये जल्दी ये इस कांड का ये उद्भेदन किया जाएगा। क्या कारण है सर? इसमें अभी कुछ कारण ये स्पष्ट नहीं हुआ है और इसमें मतलब हर एंगल से अभी जांच की जा रही है। जो कारण सामने सर जमीन का मामला ऐसा कुछ मतलब की बातें सामने आ रही हैं, पर अभी इसका मतलब पुष्टि नहीं हुआ है। आगे हम इसका अनुसंधान कर रहे हैं। नहीं, अभी ये इसमें कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधित्व मंडल दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान वैश्विक उद्योग जगत के प्रमुखों से बेहद महत्वपूर्ण वार्ता करने वाला है। इस दौरान व्यवसायियों से मुलाकात कर राज्य में निवेश के लिए उन्हें आमंत्रण किया जाएगा। टाटा स्टील, हिताची, स्ट्राइडर इलेक्ट्रॉनिक, इंफोसिस सहित कई वैश्विक कंपनियों और संस्थानों के प्रमुखों से सतत उद्योग, हरित ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल तकनीक में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री उन प्रमुख व्यवसायों के साथ चर्चा भी करेंगे। इस बीच झारखंड प्रकृति के साथ संतुलन में विकास के दृष्टिकोण के साथ खुद को जिम्मेदार, स्थिर और भविष्य के लिए तैयार राज्य के रूप में वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा कल झारखंड पवेलियन का उद्घाटन होगा।
जहां राज्य की निवेश संभावनाओं, नीतिगत सुधारों और दीर्घकालिक विकास योजना को भी प्रदर्शित किया जाएगा। उधर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा और महासचिव रोहित अग्रवाल भी आज दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल हो रहे हैं। इस क्रम में चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होना गौरव की बात है और यह कहा कि सहभागिता झारखंड के समग्र विकास को नई गति देगी। वहीं चैम्बर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि यह पहल राज्य को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी। राज्य में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे लेकर पार्टी द्वारा एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। तो वहीं डाले आधार पर ईवीएम से चुनाव कराने के बजाय बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने का फैसला आने पर राज्य सरकार के विरोध में पार्टी की नाराजगी को लेकर बैठक में चर्चा पर हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने जानकारी ली है। महाराष्ट्र बीएमसी इलेक्शन में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा बड़े स्तर की तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी रांची स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में बीते रविवार की शाम काफी घंटों तक एक बैठक चली। उस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदित्य साहू ने की। बैठक में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सांसद दीपक प्रकाश, उपाध्यक्ष मंत्री अन्नपूर्णा देवी सहित कई अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहे। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, इस मौके पर डॉक्टर प्रदीप वर्मा जो कि महामंत्री है वो भी नजर आए। सभी ने बातचीत की और एक बड़ी रणनीति बनाई है नगर निकाय चुनाव को लेकर। अब उस रणनीति के बारे में बात करें तो कुछ नेताओं से इस बैठक के बारे में बातचीत की हमने और उनसे जाना कि आखिर किस तरह की रणनीति बनाई गई। तो आपको बता दें, आदित्य साहू का ये कहना था, बैठक की जो अध्यक्षता करते नजर आए, कि रणनीति बनाई गई है कि ईवीएम की जगह अगर बैलेट बॉक्स के जरिए ही चुनाव कराने के लिए सरकार अड़ी रही तो ये निश्चित किया जाएगा। रणनीति में ये तय की गई कि उन उम्मीदवारों को प्रदेश भाजपा जो है मैदान पर उतारे, उन्हें जिताने का प्रयास करे जो कि पार्टी की सिद्धांत और पारदर्शिता को बनाए रखे। इसके लिए रणनीति बनाई गई ताकि अगर जरूरत पड़े तो एनडीए गठबंधन के अन्य दल यानी कि आजसू, लोजपा और जेडीयू का भी सहारा ले सकती है। प्रदेश भाजपा जो है सो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बैलेट बॉक्स के जरिए जो चुनाव कराई जा रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठा रही है, इसका समर्थन नहीं करेगी। हालांकि चुनाव में बड़े उम्मीदवारों को जिताने के प्रयास की जाएगी। दूसरी तरफ आखिरी आपको बताना चाहेंगे, 48 नगर निकायों में जो चुनाव होना है, इसे लेकर भाजपा की रणनीति पूरी तरह से बन चुकी है। अब देखना ये होगा कि बैलेट बॉक्स के जरिए चुनाव में नतीजा किसके पक्ष में आता है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। रांची पुलिस की एसआईटी ने राज्य में फैले ह्यूमन ट्रैफिक के सबसे बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए अलग अलग जगहों से अपहृत कुल 12 बच्चों को सकुशल बरामद करने में बड़ी सफलता पाई है, जिसमें से झारखंड से 6, बंगाल से 5 और बिहार के औरंगाबाद से बरामद एक बच्चा शामिल है। इस क्रम में रविवार देर रात रांची में मीडिया को जानकारी देते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बरामद किए गए सभी बच्चों की उम्र 4 से 12 साल के बीच है। वहीं इस गिरोह में शामिल कुल 13 आरोपी, 8 पुरुष और 5 महिलाओं को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि रांची पुलिस की एसआईटी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डीजीपी तदाशा मिश्रा और एडीजी सह रांची प्रत्यक्ष आईजी मनोज कौशिक के निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत इस गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने पर रविवार की शाम में धुरवा थाना परिसर में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी के साथ रांची के सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी और ट्रैफिक एसपी भी शामिल रहे। और इन सभी बच्चों की उम्र जो है वो लगभग 4-5 साल से लेकर और 12-13 साल तक की एज के बच्चे जो वो गिरोह के तार बंगाल से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, बिहार, यूपी और झारखंड,
इन सभी स्टेट्स में। इसमें ऐसा कोई जो पकड़ाया है उसमें कोई ऐसा पता है इसके खिलाफ कहीं मामला दर्ज हो और वो भी पकड़ाया हो, ऐसा कोई मामला है? ये सभी लोग जो है इस चीज की हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। मैंने आपको जैसा कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व में चार्जशीटेड आरोप पत्रित रहे हैं इन तरीके के मामलों में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक छुप के सफेद पोस्ट के रूप में काम कर रहे थे। ये लोग के लिए ये बच्चे जो है बेसिकली एक तरीके का कमाई का जरिया थे, और ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह जो होता है, ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह के लोग पार्ट। साइबर ठगी और हत्या के एक बड़े मामले के 27 वर्षीय आरोपी संतू कुमार को पकड़ने में आखिरकार रामगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जो पिछले कई दिनों से पुलिस की नजरों से छुपकर फरार चल रहा था। रामगढ़ एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर संतू कुमार को ठिकाने से धर दबोचा और उसके साथ ही 4,43,000 रुपए नकद और एक काले रंग की रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि बिहार के नालंदा का रहने वाला इस आरोपी पर बिहार और झारखंड सहित कई राज्यों में करोड़ों रुपए की साइबर धोखाधड़ी और एक हत्या का आरोप दर्ज है। गुमला जिले में अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कल शाम गुमला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान टीम ने 1 करोड़ रुपए की कीमत का 132 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही 4 गांजा तस्कर भी मौके पर गिरफ्तार किए गए हैं। इस क्रम में एसपी हारिश बिन जमा ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि तस्करी के दौरान गांजा को कार से उड़ीसा राज्य से गुमला लाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पालकोट पुलिस ने एकदम सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा को जब्त किया। पकड़ा गया जिसमें एक हुंडई की गाड़ी है और एक दूसरी गाड़ी स्कॉर्पियो है। दोनों गाड़ियों से तकरीबन 132 किलो 132 केजीज गांजा बरामद किया गया है। इसमें 4 अपराधी जो थे उसके साथ में पाए गए, जिनको अरेस्ट किया गया है। इनके साथ 4 मोबाइल्स को भी रिकवर किया गया है। चारों अपराधी जो है वो गुमला जिले के ही रहने वाले हैं। इन सभी लोगों को विधिवत गिरफ्तार कर फॉरवर्ड किया जाए। जैसे कि मैंने बताया, एक इंटर स्टेट गैंग है जो प्रायः उड़ीसा की तरफ से होते हुए झारखंड इंटर करता है। इसमें सिमडेगा वाले रूट को क्रॉस कर गुमला आया था। ये इनकी योजना ये थी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और इसके बाद ये आगे के जिलों में इसकी सप्लाई करते। मैं आपको बताऊं, चेक पोस्ट जो इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट था वो बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन कई बार ये जंगल के रास्तों को बदल के लाने का प्रयास करते हैं। उस वजह से कई बार ऐसा होता है कि इनको सफलता मिल जाती है, लेकिन लगातार कार्रवाई चल रही है। बगल के जिलों में भी कार्रवाई चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हम लोग की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है इस तरह की नारकोटिक्स की चीज़ों के लिए वो लगातार हम लोग का जारी रहेगा और भी कार्रवाई। मेहरमा थाना क्षेत्र के डॉय हरिपुर गांव में 19 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या की आशंका जताई है। इस संबंध में मृतका के ससुर मकसूद के ने बताया कि रविवार सुबह परिवार के सभी सदस्य धान की तैयारी के लिए खेत गए हुए थे। कुछ देर बाद उनका पुत्र घर लौटा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद पाया। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने और धक्का देने के बावजूद जब दरवाजा नहीं खुला तो पीछे से तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया। अंदर जाने पर पुत्र ने अपनी पत्नी को फांसी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया। परिवार में आपसी विवाद की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। घटना की सूचना मिलते ही मेहरमा थाना प्रभारी सौरभ कुमार ठाकुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली। वहीं मृतका की मां नूरजहां ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतका की पहचान हाजरा खातून उम्र 19 वर्ष पति मोहम्मद मुजाहिद के रूप में हुई है। हाजरा खातून की शादी करीब 8 माह पूर्व हुई थी। वह ग्राम हरिपुर डोय थाना मेहरमा जिला गोड्डा की रहने वाली थी। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोड्डा भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। जहां विष्णुदेव साय ने आज अपने सूरजपुर प्रवास के दौरान सूरजपुर में डीएमएफ फंड से स्थापित अरुणोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों से संवाद किया और कोचिंग की गतिविधियों व उपलब्धियों की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि इस शासकीय कोचिंग में विद्यार्थियों को निःशुल्क मार्गदर्शन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। इस अरुणोदय कोचिंग के विद्यार्थियों ने पीएससी, व्यापम
एसएससी, रेलवे शिक्षक भर्ती सहित अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों को देखते हुए इसकी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने संस्थान की स्थापना, संचालन एवं प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने डीएमएफ फंड की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खनिज क्षेत्रों में खनन से प्रभावित दूरस्थ अंचलों के विकास और लोगों के कल्याण के लिए इस फंड की शुरुआत की गई है, ताकि स्थानीय युवाओं को शिक्षा और अवसर मिल सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ट्राइबल यूथ हॉस्टल दिल्ली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इच्छुक विद्यार्थी वहां निःशुल्क रहकर अध्ययन कर सकते हैं और साथ ही रायपुर स्थित नालंदा परिसर की सुविधाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि वहां ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्रकार के अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। नालंदा परिसर की सफलता को देखते हुए राज्य के 34 स्थानों पर हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सुत्री गुंजन सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम की मौजूदगी में आयोजित पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में अपराध बेलगाम हो गए हैं और महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। गृह मंत्री द्वारा विधानसभा में पेश आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में एक साल के भीतर 3191 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, यानी हर दिन औसतन 8 से 9 और हर 3 घंटे में एक महिला दुराचार की शिकार हो रही है। डालने के लिए उसको राम भजन का नाम देते हैं। राम को ये कितने जगह भंडाने का काम करेगा। ये अयोध्या मंदिर के नाम पे, ये मनरेगा के नाम पे, और अब अफसरशाही जो इनके कंट्रोल से बाहर है और इनके ही भाजपा के नेता मिलकर ये अश्लीलता का तांडव कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मेरा पूरा सहमति है कि आज उनकी बेटी, उनकी बहन, उनके घर की जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से असुरक्षित हो चुकी हैं। लोरमी तहसील के झजपुरी क्षेत्र में सतनामी समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार 16 जनवरी को समाज के पवित्र चैत खाम को अज्ञात तत्वों द्वारा जलाए जाने का आरोप है। इस घटना के बाद सतनामी समाज के लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पवित्र जैत खाम को खंडित किया गया था, लेकिन उस समय आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब दूसरी बार हुई इस घटना को समाजजनन सुनियोजित साजिश बता रहे हैं, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। लोगों का कहना है कि लगातार हो रही ऐसी घटनाएं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित श्री महामाया देवी मंदिर में गुप्त नवरात्रि महोत्सव के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर वृंदावन से पधारे प्रसिद्ध कथा व्यास श्रद्धेय मारुति नंदाचार्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपूर्ण वाचन करेंगे। यह महापूजन 19 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित होगा, जिसमें प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। 19 जनवरी को 300 से अधिक सुहागन महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो पुरानी बस्ती, लाखे नगर, आजाद चौक होते हुए कंकाली तालाब पहुंचेगी, जहां कलश पूजन के पश्चात यात्रा महामाया मंदिर पहुंचेगी। हर वर्ष की भांति इस बार भी गुप्त नवरात्रि महोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के नवनिर्वाचित नगर सेवकों को बधाई दी। मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल पहुंचकर बधाई देते हुए शिवसेना ने सभी 29 नवनिर्वाचित नगर सेवकों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपने अपने प्रभाग में ऐसे बदलाव किए जाएं जो जनता को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आपने जो काम किए हैं वे लोगों की नजर में आने चाहिए।
शिवसेना की छवि को नुकसान पहुंचे ऐसा कोई भी कार्य ना हो, इसकी विशेष सावधानी बरतने का निर्देश उन्होंने दिया। साथ ही अपने प्रभागों में होने वाले सभी कार्य उच्च गुणवत्ता के हों, इसके लिए सभी को प्रयास करने की अपेक्षा व्यक्त की। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रभाव का सर्वांगीण विकास करने की भी अपेक्षा जताई। मुंबई के अंधेरी पश्चिम के अंबोली इलाके में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। प्रमोद जोगेंद्र पांडे, जो अभिनेता मनोज चंद्रदेव तिवारी के घर में रहते थे, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके घर से लगभग 5.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। आरोप है कि सुरेंद्र कुमार दीनानाथ शर्मा, जो पहले इस इमारत में काम कर चुका है, उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में सुरेंद्र शर्मा अलमारी से पैसे चुराते हुए दिखाई दिया। अब रुक करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां गुरदासपुर के नांगल ब्राह्मण गांव के युवक केशव शर्मा की दुखद मौत की खबर सामने आई है, जो 4 महीने पहले इंग्लैंड गया था और सड़क हादसे में घायल हो गया। केशव 2 बहनों का इकलौता भाई था और 4 महीने पहले इंग्लैंड गया था। केशव शर्मा की दुखद मौत के बाद गांव में मातम छा गया और सभी की आंखें नम हैं। परिवार वालों ने बताया कि केशव 4 महीने पहले 3 साल के स्टडी वीजा पर इंग्लैंड गया था और अपनी बहन के अपॉइंटमेंट पर भारत लौटने वाला था। ਤੁਹਾਡੇ ਮਮੂਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਛੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤੇ किस तरह साडी संस्था नूं बदनाम कर रहे हो, भद्दे शब्द बोल रहे हो, मंदे शब्द बोल रहे हो। मैं समझदा जिन्नी ये शब्दां दी तुहाडी निंदा कीती जावे उन्नी थोड़ी है। ये सत्ता, ये पावर हमेशा नहीं रहिंदी हुंदी। तुहानूं भी पता है कि थोड़े दिन रह गए, महीने रह गए। इसे तरह तुसी जो कौम दा पंथ दा नुकसान तुहानूं होया भी मैं कर दिया ताकि दिल्ली तख्त मैनू फिर भी जो लोगों ने मैनू नकारता, लोगों ने मैनू लाता, उदों बाद भी दिल्ली मैनू नवाबियां देवे, मैनू आशीर्वाद देवे, मैनू सिक्योरिटियां देवे। ताइयों इसे करके तुसी पंथ नूं कौम दा। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।